आज हम चर्चा करेंगे सीडीपी की, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चन को समझ जाओगे तो मैं समझता हूँ कि आप 28, 29, 30 नंबर का पेपर सी टेट में सीडीपी का कर पाओगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो ये पहचान किसने की थी? ये पियाजे ने की थी, और जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। इसमें बच्चा बच्चा जो है वाज को 100 और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पे, वो यही दिखाया गया है। उसके बाद देखिए आगे तीसरा क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो पावलाव ने, वाइगोटस्की ने, जीन पियाजे ने, गेस्टॉल्ट ने। तो ये दिया था गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी ने, क्योंकि अंतर्दृष्टि इनसाइट थ्योरी दी थी कॉहलर ने। ये 3 मित्र थे, वर्दीमर, कॉपका और कॉहलर। तीनों जर्मनी के रहने वाले थे। एक कार एक्सीडेंट में वर्दीमर और कॉपका की डेथ हो जाती है, और फिर इस सिद्धांत को आगे कॉहलर ने बढ़ाया था। तो ये गेस्टॉल्टवादी कहते हैं इनको, क्योंकि जर्मनी के जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो सब गेस्टॉल्टवादी हैं। और गेस्टॉल्ट का मतलब होता है संपूर्ण आकृति, एक समग्र आकृति। तो अंतर्दृष्टि का मतलब इंसाइट, सूझ का सिद्धांत, ये किसने दिया था? कॉहलर ने दिया था। यहाँ इन्होंने कॉहलर ना देखे गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए समावेशी शिक्षा। जो समावेशी शिक्षा होती है ये कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। इसका यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो ये जो बाल केंद्रित शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा जो है, ये जॉन डीवी ने दी थी। तो ये कह रहे हैं कि कौन सी सही है। देखिए, जैसे केवल, मात्र, सिर्फ, ही, कहीं भी आ जाए वो उत्तर नहीं होते। अंक प्राप्त करना या बार बार परीक्षा लेना, ये सब उत्तर नहीं होते। तो देखिए इसमें जो उत्तर होगा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो आप ध्यान रखें, जैसे जहाँ भी लिमिटेशन होगी वो उत्तर नहीं होगा। तो आपका आंसर ये होगा। उसके बाद देखिए वाइगोटस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते थे? देखो, वाइगोटस्की का मैं आपको एक बात बताऊंगा, कहीं भी समाज दिखे, संस्कृति नज़र आए, या जेडपीडी नज़र आए, या पारस्परिक शिक्षण नज़र आए, तो ये सब जो है वाइगोटस्की होता है। तो वाइगोटस्की ने एक बात कही थी कि जो बच्चा होता है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, कॉग्निशन डेवलपमेंट में, सोशल फैक्टर और लैंग्वेज बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो बच्चा जो होता है समाज में सीखता है। उसके बाद देखिए कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कैसा विकास कर सकता है? अब बात हो रही है नैतिक मूल्यों की, तो धार्मिक शिक्षा नहीं हो सकता। तो वो क्या करेगा? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं को शामिल करके। तो नैतिक मुद्दों पर क्या, इसका मतलब क्या है? नैतिक रूप से प्रेरणादायक कहानियों को सुनाकर उनके नैतिक विकास को निर्देशित किया जा सकता है। बच्चे को आप प्रेरणादायक कहानी सुना दो, चर्चा करो उनके साथ, तो ये सब, ये आपका आंसर ये होगा। उसके बाद देखिए मानव व्यक्तित्व परिणाम है। जो मानव व्यक्तित्व परिणाम है वो किसका है? देखो, केवल वाले कभी आंसर नहीं होते, ध्यान रखिएगा। जहाँ लिमिटेशन होगी वो आपका उत्तर नहीं होगा, बस यही पैडागोजी समझना है। तो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। इसी क्रम में आगे देखिए नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु, थीम सबसे अच्छी होती है? तो इसमें कौन सी होगी? देखो, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, और मेरा परिवार, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। तो इसमें होगा मेरा परिवार। इसका कारण क्या होता है? देखिए, जो नर्सरी में बच्चे बालक होता है उसे विद्यालय में, विद्यालय का, मित्र का, इन सब का ज्ञान नहीं होता। जबकि परिवार, माता पिता, मतलब परिवार में माता पिता, भाई बहन, इन सब का थोड़ा बहुत तो ज्ञान होता ही है। तो इसलिए कौन सा होगा? मेरा परिवार होगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है आपका, के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टैनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। तो इसमें एक उत्तर क्या होगा? देखिए, ये स्टैनबर्ग का त्रितंत्र है। तो मैं आपको एक पहचान और बताता हूँ। देखिए, अगर आपने 3 नाम, जैसे ऑप्शन में 4 होते हैं ना, अगर 3 नाम सुने हुए नहीं है और एक सुना हुआ है, तो वो आपका उत्तर होगा। तो आपने सामाजिक तो सुना हुआ है, ये तीनों के तीनों नहीं सुने हुए, तो इसमें नहीं है। तो क्या करें?
के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त उनके तीनों हैं ये, तो इसका उत्तर आपका सामाजिक होगा। जैसे आपने 3 नाम नहीं सुन रखे हैं, एक सुना हुआ है तो उत्तर होगा, और 3 नाम सुन रखे हैं, एक नहीं सुना होगा तो वो भी उत्तर होगा। ये मैं आपको पहचान बता रहा हूँ। जैसे स्टेनबर्ग आपके सामने पहली बार हो सकता है हो इस समय, तो उनके त्रितंत्र में संदर्भगत, अव्यवभूत और आनुभाविक तीनों थे। उसके बाद देखिए आगे 11वां क्वेश्चन है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बात रूढ़िबद्धता की हो रही है, लड़कों को उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, और लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। अच्छा लड़का अच्छा कहकर उनके अच्छे कार्य की सराहना करें कुश्ती में भाग लेने के लिए। तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो ये होगा, लड़के लड़कियों को मतलब एक साथ मतलब वो पारंपरिक भूमिका में रखे, तो यही आपका आंसर होगा। क्योंकि देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जो शिक्षक होता है, कभी भी शिक्षक को कक्षा में लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार की भूमिका पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो वही बात कही है, बिल्कुल एक समान दृष्टि से उसको देखना चाहिए। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है, के कारण प्रतिभाशालीता होती है, किसके कारण होती है। देखो भैया, मैंने आपको बताया था यहाँ आनुवंशिक दे रखा है, यहाँ वातावरण दे रखा है, तो इन दोनों के कारण ही प्रतिभाशालीता होती है। प्रतिभाशालीता के लिए ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। कौन कौन, बी और सी का संयोजन। तो आपका आंसर जो होगा वो डी वाला ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है इसे देखिए, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है तो वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, यह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं करती है, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और स्वभाव में कठोर है। तो इसका पता ही क्या होगा, इसका जो होगा ऑप्शन, तो वो मतलब क्या है कि A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब दाखिल होती है, परंतु होता क्या है कि उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, धड़कन तेज हो जाती है, तो उसका उत्तर ये होगा, वो संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर पा रही है, तो वो मतलब नर्वस हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो यही होगा। उसके बाद देखिए ये कह रहे हैं, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। तो देखो इसमें क्या होगा, प्रगतिशील की शिक्षा के बारे में डीवी ने कहा था, बाल केंद्रीय शिक्षा के बारे में भी डीवी ने कहा था। तो देखो कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, भाई होना चाहिए तो विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्या, बिल्कुल सही बात है। देखो प्रगति यहीं देख लीजिए आप, प्रगतिशील शिक्षा क्या है। प्रगतिशील शिक्षा तब समझो जब बच्चा मतलब कि अपनी परेशानी हल कर सके, बिल्कुल अपनी परेशानी हल करना सीख जाए, तो इसका उत्तर यही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। तो इसमें से जो है बाधित क्या नहीं करता है, देखो सीधी सी बात है भाई, ये तो मेंटल सेट भी करेगा आपका, मोर्चाबंदी ये सब करेंगे, परंतु ये नहीं करता है इंसाइट, सूझ नहीं करती है। क्योंकि जो सूझ होती है इसका मतलब होता है परख, इसका मतलब होता है पूरा ज्ञान, तो ये क्यों बाधित करेगा। तो आपका जो उत्तर होगा वो यही होगा। और इंसाइट को किसने दिया था, गैस्ट्रोल्टवादियों ने दिया था, जो कि वर्दिमर, कॉपका, कॉलर तीनों थे, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद देखिए आगे देखिए, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था। तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण बिने ने किया था। किसने, बिने ने किया था। ये जो बिने था पेरिस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रोफेसर था। तो पेरिस में जो लोग प्राइमरी स्कूल चला रहे थे, तो वहाँ के प्रबंधकों ने इनसे ऐसे बच्चों का पता लगाने में सहायता मांगी जो कि मंदबुद्धि थे। तो इन्होंने मतलब अपने साथ में मतलब 1905 में एक परीक्षा विधि प्रकाशित की, और इनका जो प्रयोग था 3 से 15 साल तक के बच्चे के लिए था। तो बिने को जाता है पहले बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण किया था बिने ने किया था। उसके बाद निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो देखो मतलब समाजीकरण परिवार के द्वारा भी होता है, इको क्लब के द्वारा भी होता है, स्वास्थ्य के, तो ये सबसे कम है।
सार्वजनिक पुस्तकालय जो है इसका आंसर ये होगा। बाकी खुद देखिए, आप प्रैक्टिकली सोचोगे आपको उत्तर मिलेंगे। जितनी भी पॉजिटिव बात होती है वो जो भी पॉजिटिव है, जैसे सक्रिय है बच्चा, बच्चे में कोई चेंज हो रहा है और बच्चा मतलब कि ज्ञान का अर्जन कर रहा है, जो भी पॉजिटिव बात है बस बच्चे को बचा के ले जाओ, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। यही ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। देखो भैया, ये क्या कह रहे हैं आपका, तो सीधी सी बात है, कहीं भी आप ये सृजन, ये बात आ रही है क्रिएट करना। तो क्रिएट का मतलब, सृजन का मतलब क्या होता है भैया, क्रिएट करना, ठीक है। तो कहीं भी आपको सृजनात्मकता और क्या कहते हैं ये वर्ड इस तरह के नज़र आते हैं, जैसे बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, वंशानुक्रम वातावरण, ये सब आपके उत्तर होते हैं। उसके बाद देखिए, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो सभी तत्व हैं ये अपसारी चिंतन के हैं। एक्चुअल में ये जो चारों के चारों तत्व हैं आपके, ये क्रिएटिविटी के हैं। और क्रिएटिविटी का मतलब होता है क्रिएट करना, यानी कि जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन है उनमें से नई वस्तु को बनाना, नई वस्तु को जन्म देना। और होता कि तो इसमें क्या है, तो ये अपसारी चिंतन जो होता है मतलब जैसे कि हमारे पास कुछ तथ्य तो हैं दिए होते हैं और कुछ हम अपनी ओर से जोड़कर कोई निष्कर्ष निकालते हैं, तो ये सब अपसारी चिंतन में आता है। और ये अपसारी चिंतन के अंतर्गत ही आएगा। कहीं भी मैं आपको बता रहा हूँ क्रिएटिविटी की बात आएगी तो उसके साथ अपसारी चिंतन जुड़ा होगा। उसके बाद देखिए, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो कहीं भी आपको समावेशी नजर आए ऑप्शन में, तुरंत बिल्कुल आंख बंद करके निशान लगा दो, आप उत्तर होगा आपका। उसके बाद देखो भैया, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। तो देखो, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक तरीका है। उत्तर तो वैसे इसका यही होगा, मैं यही समझाई देता हूँ। तो बंडूरा ने क्या काम किया था, एक बोबो डॉल पर प्रयोग किया था और कहा था कि जो है एक मतलब एक वृद्ध महिला उस बोबो डॉल को मार रही है, पीट रही है, चिल्ला रही है उसके ऊपर। तो उन्होंने इसका एक वीडियो बनाया और यही वीडियो बच्चों को दिखाया। तो बच्चे ने जब वीडियो देखा तो बोबो डॉल के साथ खेलने को कहा गया, तो बच्चे भी उसी तरह से चिल्ला रहे थे। बात समझ गए ना। जैसे हम किसी पार्टी में जाते हैं तो लोग वहाँ चम्मच से, छुरी से खाना खाते हैं, तो हम भी ऐसे ही खाते हैं। तो वही चीज़ उन्होंने कही थी अल्बर्ट बंडूरा ने। तो इसका उत्तर जो होगा, मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। उसके बाद देखो भैया, 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सीधी सी बात है, इसका पहला ही ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, देखिए प्रजातांत्रिक परिवेश। तो ये इसका उत्तर होगा, क्योंकि अध्यापक कहीं उत्तर नहीं होता है, नियंत्रण तो हम कर ही नहीं सकते, और अधिकारवादी परिवेश भी नहीं हो सकता। तो प्रजातांत्रिक में क्या है, बच्चा अपने आचार विचार रखता है, दूसरों के साथ डिस्कशन करता है, तर्क करता है, और क्या है कि उसका विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है अच्छे से। उसके बाद देखिए, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखो, पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, कोई मतलब ही नहीं है। समूह गतिकी के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, यही उत्तर होगा आपका। देखिएगा, मतलब कि एक प्रतिभाशाली अध्यापिका कौन होती है, जो प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहती है, जो प्रत्येक बच्चे से के साथ इंटरेक्शन करती है, बच्चों की समस्याओं को सुनती है। अध्यापक जो होता है एक मित्र की तरह होता है, और वो अगर बच्चों को अच्छी तरह से इंटरेक्शन कर रहा है, समझ रहा है, बच्चे के संपर्क में है, तो वहाँ का माहौल ही अलग होता है। उसके बाद देखिए, सब बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम है। मतलब जो दंड होता है ना, वैसे वो घृणा जोड़ता है, इसलिए हमें दंड से बचना चाहिए। तो क्या परिणाम हो सकता है, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा नष्ट करना। बिल्कुल सही बात है, अगर हम बच्चे को दंड देंगे तो वो स्वयं नफरत करने लगेगा और नेगेटिविटी की ओर चला जाएगा। तो दंड जो होता है वो घृणा जोड़ता है। उसके बाद देखिए, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं।
तो ये सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देखो इंडिविजुअल डिफरेंस से कक्षा में प्रत्येक बच्चा जो है क्या है कि मतलब कहीं ना कहीं सब अलग होते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से अलग हो, मानसिक रूप से अलग हो। तो इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता आपका उत्तर होगा। उसके बाद देखिए पियाजे के जो जीन पियाजे थे अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में? देखो उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। जो संवेदी अवस्था है सेंसिटिव, तो वो तो कितनी है? वो तो आपकी देखिए संवेदी जो होती है ये 0 से 2 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक है 2 से 7, तो आपका जो उत्तर होगा वो यही होगा। और ये 7 से 11 है और ये 11 से 15 है, तो आपका आंसर जो होगा वो पूर्व संक्रियात्मक होगा, यही आपका उत्तर है। उसके बाद देखिए बाल केंद्रीय शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रीय जो शिक्षा है उसमें यही हस्तपरक ही होगा, क्योंकि बच्चों को छोटे छोटे खंडों में पाठ्यक्रम को बांट दो और क्या है कि बच्चे को खुद करके करके सीख, हस्तपरक गतिविधियाँ। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा गया। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में कौन सी बुद्धि है? देखो ये आपका कौन सी होगी? संगीत बज रहा है तो संगीत में बुद्धि होगी। और ये किसकी है? ये गार्डनर की है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है। उन्होंने मतलब बताया था ये कि भाई जहाँ भी संगीत की बात होगी संगीत आएगा, गणित की बात होगी तो उन्होंने बहुत बुद्धि के बारे में बताया था। तो ये किसकी है? संगीत। यहाँ संगीत की चर्चा है तो संगीत में बुद्धि है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है ये। निम्न में से कौन सा आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आकलन होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलता रहता है और इसमें शिक्षक और छात्र दोनों को अपनी कमी पहचान सकते हैं और दोनों को पता होता है कि हम कहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये क्या है, देखो क्या है आकलन? आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है। जब पढ़ाई चल रही है, जिस समय टीचर क्लास में है तब होता है आकलन, और इसके द्वारा छात्र अपनी कमियों को पता करता है, अध्यापक को भी पता। परंतु यहाँ अध्यापक की बात ही नहीं हो रही, बात तो बच्चे की है ना। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतर्निहित प्रक्रिया है, इसका यही होगा भाई। 2 बार करना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। ये भी नहीं है किसी एजेंसी के द्वारा। तो देखो आकलन क्या होता है? आकलन जब शिक्षण अधिगम हो रहा है, जब पढ़ाया जा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे सीख रहे हैं, तो उस समय जो इंटरेक्शन होता है वही होता है। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? आप देखो अच्छे से जानते हो कि जो प्रमुख कारक है वो क्या है। तो सामाजिकरण परिवार के द्वारा अच्छा होता है, आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। आनुवंशिकता नहीं होता, तो यही आपका उत्तर है। तो ये 30 क्वेश्चन थे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि आप देखिए क्या नाम है, पियाजे, वाइगोटस्की और कोहलबर्ग, 4 क्वेश्चन तो इससे मिल जाएंगे। और बाकी जो भी आपकी पॉजिटिव बातें हैं, जैसे बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, व्यक्तिगत विभिन्नता, वंशानुक्रम, वातावरण, बच्चे को सीखने के अवसर मिल रहे हैं, तो या पोर्टफोलियो है, या आकलन है, या मूल्यांकन है, ये सभी आपकी पॉजिटिव बात होती हैं, ये आपके उत्तर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।